आज हम एसएससी जीडी के जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लिए हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और उसको हम डिटेल एनालिसिस करते हुए फोकस करते हुए आगे निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे पीवाईक्यू भी है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो या फिर ऑप्शन डी है लोथल। इसका जो सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब होती है? 1921 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों आदमी मिलकर करते हैं। ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं, अच्छा, ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर भारत में बात करें, ये मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, ये मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है। लेकिन भारत में बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी है। ठीक है। अच्छा, मैं ये मोहनजोदड़ो में ही एक ग्रेट बात है। ठीक है, विशाल स्नानागार है और नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट इससे संबंधित जानकारी को हम ले लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। विशाल स्नानागार यहाँ पे है। और इसमें किस प्रकार की ईंटें का प्रयोग किया गया है? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक, यहाँ पर क्या उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी? तो बिल्कुल थी। नगर नियोजन इनका वैज्ञानिक था और इसमें ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। ठीक है, ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। और इसकी खोज कब होती है? तो 1922 में होती है। खोजकर्ता कौन है? वही है आपका राखलदास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी और दयाराम साहनी। और क्या यह यूनेस्को धरोहर स्थल में आता है? तो बिल्कुल आता है। यह एक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी आता है। सेकेंड नंबर प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वह मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। अगर हम पीली क्रांति पूछ ले, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तेलहन उत्पादन से। क्या? तेलहन उत्पादन से है। ठीक, उसके बाद मछली उत्पादन। इस क्रांति का क्या मतलब बनता है? मतलब नीली क्रांति का क्या किस लिए नीली क्रांति लाया गया है? तो इसलिए नीली क्रांति लाया गया है कि मछली उत्पादन में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। कब प्रारंभ किया गया? तो 1970 में प्रारंभ किया गया है। ठीक है। इससे कहाँ रोजगार बढ़ा? तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें रोजगार बढ़ा। मछली में पोषक तत्व तो आवश्यक मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे लोगों में पोषण में सुधार होता है। इससे देश को क्या फ़ायदा होता है? तो समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन होता है और उससे हम एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। निर्यात में वृद्धि होती है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। और वह किस प्रकार की क्रांति है? तो कृषि आधारित क्रांति है। किस प्रकार की क्रांति है? कृषि आधारित क्रांति है। कल हमें हरित क्रांति मिला था। ठीक, कल के सेट में हमको कौन सा क्रांति मिला था? हरित क्रांति मिला था। आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक, 3 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य की बात करें जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो वह यूपी है। अच्छा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रफल कितना है। तो हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। यहीं पर राजस्थान में ही क्या है? थार मरुस्थल है। क्या? राजस्थान में ही थार मरुस्थल। राजधानी राजस्थान की कहाँ है?
जयपुर है, यहाँ पर अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। और क्या यह पाकिस्तान से सीमा साझा करती है? बिल्कुल साझा करती है। यहाँ का जलवायु कैसा है? तो गर्म और शुष्क जलवायु है। खनिज संपदा है कि नहीं है? खनिज संपदा है। और लोक नृत्य क्या है? घूमर है। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? घूमर है। ठीक। और यहाँ जनसंख्या घनत्व थोड़ा कम होता है। 4 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है वह आग्नेयाशय ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से होता है? तो आग्नेयाशय ग्रंथि से होता है। ठीक। इंसुलिन, ठीक, यह क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। और रक्त में शर्करा कहने का मतलब होता है डायबिटीज। गलती ही लिख दी है, ईबीटीज हो जाएगा, नहीं। डायबिटीज को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन ही करता है। डायबिटीज को डायबिटीज या फिर मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज या फिर इसको मधुमेह बोलते हैं। जब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको डायबिटीज या मधुमेह बोलते हैं। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मधुमेह दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये अग्न्याशय कहाँ होता है? तो पेट के पीछे होता है। और अग्न्याशय में ही लैंगर-हैंस की दीपिका होती है, उसी से इसका स्राव होता है। ठीक। और इसके कमी से यह किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक। अच्छा, मधुमेह रोग जो होता है ना, जब हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है और जब इंसुलिन की मात्रा घट जाता है, यानी इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन करता है कि हमारे शरीर में रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। और जब यह इंसुलिन कम मात्रा में अगर स्रावित होगा और चीनी की मात्रा ज़्यादा है और इंसुलिन अगर कम मात्रा में स्रावित होता है तो भी हमको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? हम ये कह रहे हैं, एक बार फिर से देखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो हमारा इंसुलिन है वो मान लीजिए 5 ग्राम चीनी को ये पचा सकता है, लेकिन हम 15 ग्राम ले लेते हैं। 15 ग्राम ले लेते हैं। अगर यह इंसुलिन 5 ग्राम को ही पचा पाता है, हम 15 ग्राम लिए हैं, तो 10 ग्राम तो बच गया ना चीनी, 10 ग्राम बच गया। और 10 ग्राम बच गया तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो इंसुलिन है इसका स्राव कम होने लगता है। आप चीनी की मात्रा घटाइए नहीं रहे हैं, डेली डेली खाए जा रहे हैं, तो चीनी की मात्रा बढ़ गया और इंसुलिन की मात्रा अनुपात में क्या हो गया है? कम है। कम हो गया तब मधुमेह रोग हो जाता है। यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाता है और इंसुलिन की मात्रा घट जाता है तो हमारा मधुमेह रोग होता है। और नहीं तो अगर मानते हैं इंसुलिन उतना ही है, चीनी लगातार बढ़ाया जा रहा है, तब भी मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होता है। इसका खोज कब हुआ? तो 1921 में इसका खोज हुआ। ठीक है। इंसुलिन का खोज कब होता है? तो 1921 में होता है और ये जीवन के लिए आवश्यक है। 5 नंबर प्रश्न है, भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है पंजाब से संबंधित है। भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। अच्छा, ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। जब फसल काट लिया जाता है तो भांगड़ा नृत्य होता है होली के समय में, लगभग ये मनाया जाता है। ठीक, होली के समय में। बैसाखी पर्व पर किया जाता है। ढोल इसमें प्रमुख वाद्य होता है, यानी बजाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? एक ढोल ले लेते हैं और बढ़िया से उसी को क्या करते हैं? बजाते हैं। ठीक है, ढोल को बजाने का काम करते हैं। ठीक। और एकदम मतलब बहुत खुश रहते हैं, खूब डांस करते हैं इसमें। ठीक है, दोनों हाथ और दोनों पाँव मतलब बहुत बढ़िया डांस करते हैं लोग। ठीक है। क्या महिलाएं डांस करती हैं? नहीं, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। यह पारंपरिक पंजाबी पोशाक में होता है। क्या पारंपरिक पंजाबी पोशाक में होता है? जनरली ये लुंगी टाइप के पहने हुए होते हैं और फिर ऊपर कुर्ता डाले हुए रहते हैं। ठीक, तो जनरली इसी रूप में होता है। ओके। उसके बाद विदेशों में भी जो पंजाबी रहते हैं वो भी इसको मनाते हैं और ये खुशी का प्रतीक होता है। ठीक। किस प्रकार की संस्कृति का प्रतीक है? तो पंजाबी संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है। किस प्रकार की संस्कृति का प्रतीक है? तो पंजाबी का संस्कृति का प्रतीक है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो सीमा है कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा जो है वह
समुद्री, अगर हम केवल स्थलीय सीमा की बात करें, अगर स्थलीय सीमा से साझा करने वाले देशों की बात करें तो 7 है। ठीक है, स्थलीय सीमा से साझा करने वाले देशों की बात करें तो कितना है, तो 7 है। ठीक है, कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, एक तो हमारा पाकिस्तान है, ठीक, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार है। सबसे ज़्यादा किससे हम सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश से। कितना और कितना करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। वहीं जो तीन ऐसे देश है जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। ये क्या है, दो ऐसे देश हैं। ठीक है, दो ऐसे देश हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न, भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। कब निर्धारित हुआ, तो 1947 में निर्धारित हुआ। किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जुड़ा हुआ है। और इसको किसने खींचा, इसको रेड क्लिफ लाइन को किसने विभाजित किया, तो सिरिल रेडक्लिफ थे। सिरिल रेडक्लिफ थे, ये अपने नाम से ही इस रेखा का नाम दे दिए। कितना चालाक था बेचारा। 4 नंबर प्रश्न है, पंजाब और बंगाल का विभाजन, इसी से क्या होता है, पंजाब और बंगाल का विभाजन होता है। कम समय में बनाई गई जिससे इसका विभाजन सही से नहीं हो पाया। ठीक है, आज भी विवाद का कारण है, वहीं रेड क्लिफ का ही देन है, ये आज तक विवाद का कारण है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मात्रा में जनसंख्या का विस्थापन होता है, यानी यहाँ के लोग वहाँ गए या फिर वहाँ के लोग यहाँ आए। ठीक, राजनीतिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो इसका जो सही जवाब है, भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है, भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान की व्याख्या करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। उसके बाद मूल अधिकारों की रक्षा करता है, क्या, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। उसके बाद अनुच्छेद 32 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रीट जारी किया जाता है। कितने प्रकार का रीट होता है, तो 5 प्रकार का रीट होता है। ठीक है, यह रीट अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघीय व्यवस्था की रक्षा करता है, किस प्रकार की रक्षा करता है, तो संघीय व्यवस्था की रक्षा करता है। और इस सुप्रीम कोर्ट है कहाँ, तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसको अंतिम न्यायालय भी कहा जाता है। क्या, इसको अंतिम न्यायालय भी कहा जाता है। क्या यह कोई कानून रद्द कर सकता है, तो बिल्कुल रद्द कर सकता है। यह कोई कानून रद्द कर सकता है, अगर इसको संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर गलत लगे तो यह किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। यह लोकतंत्र का स्तंभ है। क्या है, लोकतंत्र का स्तंभ है। अतः कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का विभाजन किस अनुच्छेद में है, और विधायिका का विभाजन किस अनुच्छेद में है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो विभाजन है अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में है। ठीक, 9 नंबर प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। क्या था, कृषि विकास था। इसका अवधि कब से कब रहा, तो 1951 से 1956 तक रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक रहा, कब से कब तक चला, तो 51 से 56 तक चला। किसके द्वारा यह संचालित हुआ, तो योजना आयोग के द्वारा संचालित हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पीएम ही अध्यक्ष होते हैं इसके। तो उस समय के पीएम सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष रहे। इसमें लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था, तो लक्ष्य यही निर्धारित किया गया था कि खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था, क्योंकि उस समय भारत जब विभाजन हुआ था, भारत का जब विभाजन हुआ था, सभी लोगों के पास खाने के लिए सही से भोजन उपलब्ध नहीं था। तो मुख्य लक्ष्य बनाया गया कि चलो भाई खाद्यान्न उत्पादन का हम लक्ष्य रखते हैं कि क्योंकि कम से कम इतना हो सके कि भारत में जितने लोग हैं उनका कम से कम पेट भर सके। क्या, उनका पेट भर सके। तो मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 5 नंबर, इसमें सिंचाई परियोजना चलाई गई। खाद्यान्न मतलब खेती सब सही से कब होगा, बहुत ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी नहीं पहुँचता है। ठीक है, सिंचाई की ज़रूरत है लेकिन पानी नहीं पहुँचता, तो इसमें सिंचाई परियोजना को भी ध्यान रखा गया ताकि क्या हो सके, हर खेत तक पानी पहुँच सके सही ढंग से और उससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। इससे ग्रामीण का विकास होता है। भाखड़ा नंगल परियोजना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के ही परिणाम रहा। ठीक है,
और यह सफल मानी गई क्योंकि इसमें जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे ज़्यादा की प्राप्ति हुआ। ठीक है, और यह किसके, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। अच्छा, भाखरा नंगल के अलावा इसमें हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना को भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही इसको विकसित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ओलंपिक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ओलंपिक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है 5 देश, ऑप्शन बी है 5 खेल, ऑप्शन सी है 5 महाद्वीप, या फिर ऑप्शन डी है 5 महासागर। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 महाद्वीप बताता है। क्या बताता है? 5 महाद्वीप बताता है। ये 5 महाद्वीप बताता है। 5 छल्ले जो हैं विश्व की एकता का प्रतीक है। रंग कितने कलर के हैं? तो 5 कलर के हैं। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? तो 1896 ईस्वी से होती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से होती है? तो 1896 से होती है। इसका संचालन कौन करता है? तो आईओसी करता है। संचालन कौन करता है? तो आईओसी करता है। इसका आयोजन कितने वर्षों पर होता है? तो 4 वर्षों पर होता है। कितना वर्ष पर होता है? 4 वर्षों पर। किस देश से शुरुआत की गई ओलंपिक की? तो ग्रीस से शुरुआत की गई। इसमें किस चीज़ की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है? खेल की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ठीक, यह किस चीज़ का संदेश देता है? तो शांति का संदेश देता है। किस चीज़ का संदेश देता है? तो शांति का संदेश देता है। 11वां नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? क्या गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम है। क्या? चंद्रगुप्त प्रथम है। लेकिन अगर केवल संस्थापक की बात करें और श्रीगुप्त दिया रहता तो हम ज़्यादा प्रेफर श्रीगुप्त को करते हैं। ठीक, जब अगर वास्तविक प्रश्न में नहीं रहता तो हम श्रीगुप्त को प्रेफर करते, लेकिन यहाँ वास्तविक शब्द नहीं दिया है और श्रीगुप्त भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमने चंद्रगुप्त प्रथम को टिक लगाएंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त को स्मिथ ने, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा है। क्या? भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का जो राजकवि था कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। और इसने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। गुप्त वंश की स्थापना कौन करते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम करते हैं। ठीक, और शासनकाल कब रहा इनका? 320 ईस्वी में। ये विवाह करते हैं लिच्छवी राजकुमारी से। लिच्छवी राजकुमारी से क्या करते हैं? विवाह करते हैं। और ये बिंबिसार की नीति का अनुसरण करते हैं। बिंबिसार अपने राज्य को बढ़ावा के लिए, यानी अपना क्षेत्र विस्तार के लिए, वो विवाह कर लेता था अगल बगल के क्षेत्र को, और बदले में उसको दहेज में कुछ ज़मीन वो मांग लेता था या फिर उसको मिल जाता था। इस तरह से इसका बाउंड्री यहाँ से बढ़कर यहाँ हो जाता था। ठीक, तो साम्राज्य विस्तार की यह नींव रखी। गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ इस युग में बहुत सारे साहित्यों की रचना होती है, बहुत सारे किताब की इम्पोर्टेंट बुक की रचना होती है, और उसके साथ साथ जो मंदिर निर्माण कला है इसका भी सर्वोच्च विस्तार होता है, विकास होता है, बहुत बढ़िया रूप से देखने को मिलता है। राजनीतिक एकता मजबूत हुई थी, मुद्रा प्रणाली विकसित हुई थी, और यह कला और साहित्य के विकास के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त उनका उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है। और इसमें किसकी चर्चा है? तो समुद्रगुप्त की चर्चा है। ठीक है, समुद्रगुप्त की चर्चा है। ठीक, अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की भी उपाधि धारण किया हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज की भी उपाधि किया हुआ था, तो धारण किया हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? क्या? पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण घूर्णन है। ठीक है, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक तो वो अपने अक्ष पर ही घूम लेती है। ठीक, और एक क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब ये अपने अक्ष पर ही घूमती है, क्या, जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसी से दिन और रात होता है। इसी से दिन और रात होता है। ठीक, और इसको क्या, कौन सा गति बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। जैसे हम लट्टू को जब लट्टू को नचाते हैं तो देखिएगा वो अपने नुकीली पथ पर ही वो घूमती है। ठीक, उसी प्रकार पृथ्वी भी क्या करती है? घूमती रहती है। ठीक,
तो इस प्रकार को घूर्णन गति कहते हैं और घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। और मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। किस गति के कारण होता है? जब यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस स्थिति में जो बदलाव आता है उसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। उसके कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और एक घूर्णन कितना देर में पूरा करती है? तो 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, देखिए सूर्य अपने जगह पर स्थित रहता है मान लीजिए, और एक समय में पृथ्वी के आधे ही भाग में को लाइट मिलता है, और जिस भाग में लाइट मिलता है वहाँ दिन होता है और उसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में रात होता है। लेकिन ये जो दिन था वो धीरे धीरे ये घूमकर कभी ये पीछे आता है, और जहाँ कभी रात हुआ है ये घूमकर आगे आता है, तो इसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अच्छा, दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं, कौन कौन है? वो है यू और भी। एक तो आपका कौन सा है? यूरेनस है, और दूसरा वेनस है, यानी शुक्र है और अरुण है। ठीक, सूर्य के सामने वाला भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य के जो सामने भाग होता है, सूर्य के जो सामने भाग होता है वो क्या कहलाता है? वहाँ जिस क्षेत्र में लाइट होता है तो वो क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। सूर्य के सामने वाला भाग क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। और विपरीत वाला भाग क्या कहलाता है? विपरीत वाला भाग क्या कहलाता है? जो कि जस्ट अपोजिट में है, वहाँ लाइट नहीं पहुँचता है। ठीक है, वहाँ जो लाइट नहीं पहुँचता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रात। वो क्या कहलाता है? रात कहलाता है। ठीक, घूर्णन अक्ष कितना, मतलब कितना डिग्री पर झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक, समय निर्धारण घूर्णन से होता है। समय का निर्धारण किससे होता है? तो घूर्णन से ही होता है। क्या इससे जेट स्ट्रीम प्रभावित होती है? तो बिल्कुल होती है। जीवन चक्र को भी यह प्रभावित करता है। और परिक्रमण गति से क्या होता है? ऋतु परिवर्तित होती है। परिवर्तन गति से क्या होता है? तो परिक्रमण गति से क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही जवाब है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी रोग किसके विटामिन की कमी के कारण होता है? ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक, बेरी किसके कारण, किसके कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B1 की कमी के कारण होता है। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, दूध और अंडा है। ठीक है, दूध और अंडा है। और विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो गाजर है। और विटामिन सी का घटिया स्रोत कौन है? तो दूध है, यानी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं कि जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वासा में घुलनशील होते हैं। तो जो बी और सी होता है, विटामिन बी और विटामिन सी होता है, ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। क्या? जल में घुलनशील होता है। और जो कीड़ा होता है, विटामिन के, ई, डी और ए, ये वासा में घुलनशील होते हैं। किस चीज़ में घुलनशील होते हैं? वासा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए विटामिन सी, तो अब बताइए विटामिन बी सी, जो बी सी होता है वह जल में घुलनशील होता है, और जो कीड़ा होता है वह वासा में घुलनशील होता है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड्स कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मुख से संबंधित है। ठीक, अच्छा, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है। कौन सा स्रोत है? आंवला है। ठीक, कमी से मसूड़े से खून आता है, और इसकी कमी से यानी स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़े से यानी मुख से खून आता है। ठीक है, घाव भरने में देरी होती है। अगर किसी व्यक्ति का जल्दी घाव नहीं भर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें विटामिन सी की कमी है। प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, यानी वह व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है खट्टे फल से प्राप्त होता है। किस फल से? खट्टे फल से प्राप्त होता है, और खट्टे फलों में भी सबसे ज़्यादा आंवला से प्राप्त होता है। ठीक, इसके साथ साथ संतरा में, नींबू में भी यह विटामिन पाया जाता है। शरीर स्वयं इस विटामिन को नहीं बना पाता है, रोजाना सेवन में ये जरूरी है, आवश्यक है, इसको लेना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है,
गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य है, गरबा जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो जो गरबा लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? ये गरबा लोक नृत्य जो है वो संबंधित है, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। अच्छा, गुजरात में ही एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वो स्पेशली किस चीज़ के लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए फेमस है। क्या? एशियाई शेर के लिए फेमस है। एक गरबा किया जाता है कब? नवरात्र में किया जाता है, ठीक है। डांडी दांडी नहीं, इसमें डांडिया भी खेली जाती है, ठीक है, नवरात्रि के समय में, ठीक। नवरात्रि में किया जाता है देवी दुर्गा की पूजा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गरबा लोक नृत्य में देवी दुर्गा की पूजा किया जाता है। गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। इसमें गोल घेरा बनाकर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है, ठीक। उसके बाद गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। पारंपरिक पोशाक, इसमें पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। क्या? पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है, डांडिया से संबंधित है और महिला और पुरुष दोनों लोग करते हैं। इसको महिला और पुरुष दोनों लोग करते हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध है और यह धार्मिक महत्व रखता है। 15वां प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल रुद्ध है? ठीक, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि लैंडलॉक है? तो इसका जो सही जवाब है वो नेपाल है। ये लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड कहने का मतलब है कि जो कि किसी समुद्र से अपना सीमा साझा नहीं करता है। और ऐसा एक ही कंट्री है जो कि गिवन ऑप्शन में दिया है, वो है हमारा नेपाल, ठीक। क्योंकि जो म्यांमार है वो म्यांमार भारत के इस साइड में पड़ता है और नीचे बंगाल की खाड़ी होता है, ठीक, नीचे बंगाल की खाड़ी होता है। श्रीलंका यहाँ है, ठीक। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी से ही अपना सीमा साझा करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो नेपाल है, ठीक। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक। और ये विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक। जो नेपाल है समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक। भारत और चीन से घिरा हुआ है। ये किस प्रकार का देश है? तो हिमालयी देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है, ठीक। और यहाँ पर लोकतंत्र है कि नहीं है? ठीक। लेकिन हाल ही में यहाँ पर जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें क्या हुआ है? यहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी में है, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक। कानून के समक्ष समानता मिलता है, भेदभाव निषेध है, ठीक है। समानता का मतलब है कि समानता का मतलब ही होता है कि भेदभाव नहीं करना। तो इसमें किस चीज़ का निषेध होता है? तो भेदभाव का निषेध होता है। अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी छुआछूत का अंत होता है और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 17 में किया दिया गया है। उपाधियों का अंत होता है, अनुच्छेद 18 में इसकी चर्चा है। मूल अधिकारों में यह शामिल है। क्या? मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक, ठीक। किस देश से लिया गया है? तो यूएसए अमेरिका से लिया गया है। यह लोकतंत्र की नींव है। नागरिक को अधिकार देता है, न्यायिक संरक्षण करता है, न्याय सबके साथ न्याय करता है, ठीक। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? ठीक, योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो इसका जो सही जवाब है, योजना आयोग की स्थापना होती है योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को होती है। कब होती है? 15 मार्च 1950 को होती है। हमारा संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, ठीक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1951 से 56 तक चला। 1951 से 56 तक चला, ठीक। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका समापन कब कर दिया जाता है? तो 2015 में
मोदी जी आते हैं और समाप्त करके इसके स्थान पर नीति का गठन करते हैं, नीति का गठन करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग का गठन करते हैं। ठीक, 98वां प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है, रणजी ट्रॉफी किस चीज से संबंधित है? तो रणजी जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है। भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होती है जिसमें रणजी ट्रॉफी दिया जाता है। शुरुआत कब होती है? तो 1934 में होती है। किसके नाम पर शुरू है? तो रणजीत सिंह के नाम पर ही यह दिया जाता है। ठीक, किस श्रेणी के क्रिकेट है? तो ये प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है। और किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? तो ये आयोजन किया जाता है बीसीसीआई के द्वारा आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा आयोजन किया जाता है। आपको बताना है कमेंट करके इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आपको क्या बताना है? इसके वर्तमान अध्यक्ष बताना है। यह टेस्ट खिलाड़ियों की नर्सरी है, कह सकते हैं। क्रिकेट विकास में यह क्या करता है? योगदान देता है। क्रिकेट विकास में क्या करता है? यह योगदान देता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो NH-44 है, 44 है, किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो दिल्ली को से मुंबई को, कि अमृतसर से कोलकाता को, कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को, कि चेन्नई से कोलकाता को? इसका जो सही जवाब है, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। कितनी लंबाई है? तो 3745 किलोमीटर लंबाई है। आप बताइए ना, श्रीनगर यहाँ पर है आपका, और आप जाते हैं एकदम दक्षिणी भारत में यहाँ पर, तब जाकर क्या होता है? कन्याकुमारी मिलता है आपको। तो मतलब सबसे लंबा जो है इसका नाम दिया गया है NH-44, NH-44 है। ठीक, और ये इतना लंबा है, सबसे लंबा है सभी राजमार्गों में। ठीक, उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, जो सबसे उत्तरी पॉइंट से लगभग सबसे दक्षिणी पॉइंट को लगभग से जोड़ता है। ठीक, उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है और कई राज्यों से होकर गुजरता है। क्या? कई राज्यों से होकर गुजरता है। किस चीज़ का परिचायक है? तो इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। ठीक है, और पुराना NH-7 का ही विस्तार है। किस NH का विस्तार है? तो NH-7 का विस्तार है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और व्यापार मार्ग में सुलभता होती है। ठीक है, लंबी दूरी तय करने के लिए अलग अलग ट्रेन को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और अनुच्छेद टोटल कितने थे? 395। ठीक, समय समय पर बढ़ती है। ठीक है, एक किस चीज़ का विषय है? अनुसूचियां किस चीज़ का विषय है? तो संघ राज्य विषय है। क्या? संघ राज्य विषय है। राष्ट्रपति का शपथ, शपथ की बात करें, राष्ट्रपति का शपथ, तो जो अनुसूची 2 है उसमें वेतन की बात है। अनुसूची 2 है उसमें वेतन की बात है, और अनुसूची 3 है, जो अनुसूची 3 है उसमें शपथ की बात है। ठीक है, और भाषा से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो भाषा से 8वीं अनुसूची संबंधित है। इसमें कितने भाषा का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, पंचायती प्रावधान भी करती है। कौन सा पंचायती प्रावधान करती है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती प्रावधान करती है, और जो 12वीं अनुसूची है वो नगरीय प्रावधान करती है। ठीक, उसके बाद इसमें संविधान का विस्तार किया गया है। क्या? संविधान का इसमें विस्तार किया गया। ठीक, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक पढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।